तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्या चीज़ के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ऑक्सीजन फैमिली, अरे बेटा ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो ओ सा से टे ओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये इसके मेंबर्स होते हैं। हाँ, जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8, 16, 34, 52, 84, 8, 16, 34, 52 और 84, ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है ns2np2, माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ns2np4 तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। ठीक है, अब देखो p4 का अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 2 है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अच्छा इसके पहले ns2 में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो डायवैलेंट नेचर इस फैमिली का नॉर्मल वैलेंसी है, सभी एलिमेंट डायवैलेंट नेचर दिखाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास d ऑर्बिटल भी यहाँ पर खाली हो और ये इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भेज दिया जाए तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो टेट्रावैलेंट नेचर भी होता है और वो एक्साइटेड रहे, उसके ऊपर से ये भी अगर एक्साइटेड कर दिया जाए तो अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 6। तो जानते हो बेटा ऑक्सीजन जो होता है वो सिर्फ डायवैलेंट नेचर शो करता है, लेकिन बाकी के जो मेंबर होते हैं वो लोग टेट्रावैलेंट और हेक्सावैलेंट नेचर भी शो करते हैं। SF4, SF6 टाइप के मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल भी बना करते हैं, SF6 भी बना करता है। ठीक है, तो टोटल वैलेंसी जो हो गया है वो 2, 4 या 6 ये भी हुआ करता है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम लोग इनके और भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अरे बेटा पहले बात करें हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में। पहला बात हम लोग करें क्या चीज़ के बारे में? तो एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक रेडियस विदाउट एनी एक्सेप्शन टॉप टू बॉटम क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। बोरन और कार्बन फैमिली में ही 1-2 जगह थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी था, बाकी जगह होमोजेनिटी है, नॉर्मल ट्रेंड जैसा होना चाहिए वैसा ही वेरिएशन है और साइज जो होता है टॉप टू बॉटम लगातार बढ़ते जाता है। ठीक, अरे बेटा आयनिक रेडियस का अगर बात करें, आयनिक रेडियस बात करें डायवैलेंट फॉर्म में O-2 S-2 इस फॉर्म में, तो आयनिक रेडियस भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हो गया। दूसरा अगला चर्चा करने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आपको याद होगा इससे पहले वाला जो फैमिली था नाइट्रोजन फैमिली, आपको बताए थे कि नाइट्रोजन फैमिली में हाफ फील्ड कैरेक्टर होता है। नाइट्रोजन फैमिली जो हाफ फील्ड कैरेक्टर होता है, हाफ फील्ड कैरेक्टर होने के कारण उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होता ही है। तो ऑक्सीजन फैमिली से इनके पहले वाले का भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है और इनके बाद वाले का तो होगा ही होगा, हेलोजन फैमिली साइज छोटा है। तो ऑक्सीजन फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है अपने बाएं वालों से भी कम होता है, अपने दाहिने वालों से भी कम होता है। ठीक है, ये था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते चले, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते चले तो आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली, बिकॉज द साइज इज इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विल ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और ये रेगुलरली घटते जाता है। आयनेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होते जाता है? घटते जाता है। अरे बेटा इस फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन रेगुलर है। इस फैमिली में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी वेरिएशन क्या चीज है? रेगुलर वेरिएशन है।
और टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाता है, तो बढ़ते जाता है। टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे थे साइज के बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब हम लोग बात कर लें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। अरे बेटा, ऑक्सीजन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप सभी लोग जानते हैं कितना, 3.5। इवन बाकी मेंबर भी अच्छे खासे इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.58, ठीक है, और सिलीनियम का होता है 2.55। सल्फर का हो जाता है 2.58, सिलीनियम का हो जाता है 2.55। इससे नीचे वाले का टेलुरियम और पोलोनियम, ये लोग अब मेटेलिक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होता है 2.01, 2.01 और 1.76 हुआ करता है। ये इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू हो गया है। ठीक, चलते हैं हम चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो चलते हैं हम चर्चा करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। हम लोग चर्चा करने चलते हैं क्या चीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में। थोड़ा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना, अब ये सब यूज किया जाने लगा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के जगह पर। अच्छा, ये बड़ा वेल नोन फैक्ट है, ये सब लोग जानते हैं कि हैलोजन फैमिली में अगर हम लोग बात करें, ध्यान मेरे तरफ है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा किसका होता है? हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा किसका? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी समझते हो किसको बोलते हैं? कोई भी एटम को एक इलेक्ट्रॉन देने पर जितना एनर्जी वो रिलीज करता है, यही उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, जानते हो बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज इसका छोटा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन छोटा साइज होने के वजह से बाहर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वह आने वाले इलेक्ट्रॉन पर जबरदस्त रिपल्सन लगाता है, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना होना चाहिए उतना नहीं, थोड़ा कम हो जाता है, तो दूसरे नंबर का कैंडिडेट नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, हैलोजन फैमिली का ये तथ्य सभी लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली में भी ऐसा ही एक छुपा हुआ बात है, और ये चीज लोग नहीं जानते हैं, और इस पर घुमा घुमा कर 2 या 3 बार आईटी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, जो लाइन अभी हम बताने जा रहे हैं। जानते हो बेटा, वही चार्ज डेंसिटी वाला फैक्टर के कारण, वही चार्ज डेंसिटी वाले फैक्टर के कारण ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम हो जाता है। वही वाले फैक्टर के कारण ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाता है? कम। और यहाँ तो बड़ी मजेदार तथ्य है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दूसरे मेंबर से कम है ऐसी बात नहीं है, पूरे फैमिली में सबसे कम है। इस पूरे फैमिली में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम, और दूसरे नंबर पर सल्फर का सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो वैल्यू मेरे सामने अवेलेबल है 141 होता है किलोजूल पर मोल में, ये डाटा है 141 होता है। ऑक्सीजन का 200, 195, ये 200, सल्फर का 195, वो ऑक्सीजन जा का लिख रहे हैं, यही ना सल्फर हो गया, ये सल्फर है जा, ऑक्सीजन सल्फर, तब ये हो गया कौन सा? सिलीनियम। टेलुरियम का होता है 190, ओ से टेपो। पोलोनियम का होता है 183। ये सारा डाटा जो है वो किलो माइनस में, मानी एनर्जी निकल रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। थोड़ा सा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और पोलोनियम के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कंपैरिजन करो ना, यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये 141 है, और यहाँ अभी भी कितना है? तो इस पूरे फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है किसका? ये बात समझ में आ गया? याद रहेगा ये चीज। ये हैलोजन जैसा यहाँ घटा है जरूर, लेकिन इतना ज्यादा घट गया है ऑक्सीजन का कि पूरे फैमिली में सबसे कम हुआ करता है। ये चीज जरूर याद रखना सब लोग। जानते हो बेटा, छोटा साइज होने के कारण ऑक्सीजन जो होता है वह मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है और एग्जिस्ट करता है किस रूप में?
डायटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट किया करता है, जबकि सल्फर जो होता है वो एग्जिस्ट किया करता है किस तरह के फॉर्म में, तो सल्फर जो होता है वो ऑक्टा एटॉमिक S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। सल्फर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है किस रूप में, S8 के रूप में एग्जिस्ट किया करता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, ये चीज तो हम पहले भी बोल चुके हैं, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं है। ये चीज हम पहले भी बोल चुके हैं, याद है आप लोगों को कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी, और कार्बन फैमिली में सिलिकॉन का बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन, ये ऑर्गेनिक के शुरुआत में ही हम बताते हैं, जीओसी में ही। इन लोगों में नाइट्रोजन के पहला और दूसरा फैमिली का कंपैरिजन, ऑक्सीजन के पहला दूसरा, हेलोजन के पहला दूसरा, इन दोनों में बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा, क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन, बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन ये बॉन्ड को कमजोर कर देता है। अरे बेटा ऑक्सीजन में भी 3 नहीं लेकिन 2 लोन पेयर तो यहाँ भी है ना, तो यहाँ भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा कमजोर होता है किससे, सल्फर। इसीलिए ना पर ऑक्साइड होमोलिटिक फिशन में काम करता था, क्या चीज के जैसा, कैटलिस्ट के जैसा काम करता था। इवन इन नाइट्रोजन फैमिली द ट्रेंड इज वेरी मच सेम। इन नाइट्रोजन फैमिली आल्सो वी हैव एफ पी सिंगल बॉन्ड पी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। बट व्हाट अबाउट कार्बन फैमिली? इन कार्बन फैमिली द कार्बन एटम डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण इसी का बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, तो वही चीज बोलना अभी याद आया था। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर में आपको क्या लगता है कौन सा बॉन्ड मजबूत हुआ करेगा? ठीक है। अच्छा एक बात सुनना, हम अभी क्या बोल रहे थे कि ऑक्सीजन जो होता है डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर जानते हो बेटा गैसियस फेज में, वेपर फेज में सल्फर O6 के रूप में भी पाया गया है और O2 के रूप सल्फर जो है S6 के रूप में भी पाया गया है और S2 के रूप में भी पाया गया है। सल्फर को गर्म करते खौलाते वेपराइज कर दे 444 डिग्री सी पर सल्फर वेपर में बदल जाता है। तो 444 डिग्री सी पर जब सल्फर वेपर में बदलता है तो वेपर फेज में एनालिसिस करने पर सल्फर जो है वो S2 के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमको कहना, इनके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इनके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने से हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं चर्चा करने के लिए इस फैमिली के हाइड्राइड्स के बारे में। जैसे हम लोग उस फैमिली के हाइड्राइड के बारे में पढ़े थे वैसे ही इस फैमिली के भी हाइड्राइड्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, अरे बेटा इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वह MH2 जनरल फार्मूला वाला हाइड्राइड बनाता है। कौन सा जनरल फार्मूला वाला? MH2 जनरल फार्मूला, जैसे H2O, जैसे H2S, जैसे H2Se, जैसे H2Te, ये जनरल फार्मूला वाला हाइड्राइड बनाता है। सुनो ना, कुछ ट्रेंड जो है यहाँ भी ऊपर से नीचे आने पर कॉमन है, उसी के जैसा है। पहला बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे आने पर घटते जाता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5, इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 104.5। वाटर का तो बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हो। बाकी सबका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 होता है, 92.5, 91, 92.5, 91, इसका अप्रॉक्स 90 ही होने लगता है। तो बॉन्ड एंगल जो है वो ऊपर से नीचे आने पर लगातार क्या होते जाता है, घटते जाता है। टूटकर H+ जल्दी देने लगता है तो एसिडिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऊपर से नीचे आने पर कमजोर हुआ, टूट के H+ जल्दी देने लगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, बेसिक कैरेक्टर घटता था तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा ना। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होते जाता है, बढ़ते जाएगा। रिड्यूसिंग पावर क्या होते जाएगा, रिड्यूसिंग पावर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते जाता है, ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। अरे बेटा जो खास बात चर्चा करना है हाइड्राइड के बारे में, जो खास बात चर्चा करना है क्या चीज के बारे में, हाइड्राइड के बारे में, वो है इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में।
वो है इनके कैचेज के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जानते हो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा और H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। हमने क्या बोला, ध्यान दिए, H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो इसका ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसका सबसे कम इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो वाटर मॉलिक्यूल को इतने मजबूती से बांधे रहता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे कम किसका हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पर था, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा और वो सबसे कम। बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन फैमिली में भी, यहाँ भी, ये दोनों चीज़ ध्यान रखा कीजिएगा। थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा हाइड्राइड का, वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा हाइड्राइड का, वो ऊपर से नीचे आने पर लगातार घटते चला जाएगा। बॉन्ड बने हैं तो जल्दी टूटकर वो हाइड्रोजन दिया करेंगे। ये चर्चा हम लोग कर रहे थे हाइड्राइड के बारे में। अरे बेटा, हाइड्राइड से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कैचेज के बारे में। तो हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं ऑक्साइड के बारे में। सुनना, इस फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो दो जनरल फार्मूला वाला ऑक्साइड बनाता है, MO2 और NO3। MO2 और, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ तो, क्या लिखे हैं, तो सब पढ़ लिए, इसको पढ़ो ना जल्दी जल्दी, क्या लिखे हैं। तो इस फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं दो जनरल फार्मूला वाले ऑक्साइड बनाते हैं। एक का जनरल फार्मूला होता है MO2 और MO3, ठीक है। जैसे सल्फर है तो SO2 और SO3 बनाता है। सल्फर जो होता है वो SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है, SeO2 भी बनाता है, SeO3 भी बनाता है, TeO2 भी बनता है, TeO3 भी बनता है। जानते हो बेटा, यह जो है ना वो एनहाइड्राइड है H2SO3 का, और यह जो है वो एनहाइड्राइड है H2SO4 का। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड होने के कारण एसिडिक होते हैं। इधर से इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटता है। इनफैक्ट नीचे के जो मेंबर होते हैं वो, नीचे वाला कौन, पोलोनियम, वह एसिडिक नहीं बल्कि वो तो बेसिक होने लगता है, ठीक है। SO2 जो होता है वो गैस होता है, SeO2 सिलीनियम डाइऑक्साइड वोलाटाइल सॉलिड होता है, और TeO2 व्हाइट सॉलिड होता है। यह जो होता है वो नेचर में गैस होता है। इसके बारे में हमने क्या बताया कि यह वोलाटाइल सॉलिड होता है, और ये जो होता है व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। TeO2 बारे में गलती लिख दी है, TeO2 के बारे में, ये सारा जो बात लिखे हैं वो इनके बारे में है, इनके बारे में है। ये जो होता है वो व्हाइट कलर का सॉलिड हुआ करता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग आगे बढ़े। अगर जानते हो बेटा, SO2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ एक लोन पेयर होता है, और यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 143 पिकोमीटर होता है। ये बॉन्ड लेंथ जो होता है 143 पिकोमीटर हुआ करता है, और बॉन्ड एंगल जो होता है यहाँ पर 119 होता है, 119.5 डिग्री, 119.5 डिग्री हुआ करता है, ठीक है। ये जो SeO2 होता है ना, SeO2 जो होता है वह सॉलिड फेज में चेन लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। SeO2 जो होता है वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है, किस रूप में, चेन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। इस तरह के स्ट्रक्चर के रूप में, लगातार इस तरह का लंबा स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट किया करता है कौन, SeO2, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ट्राई ऑक्साइड के बारे में, अरे बेटा, तो SO3 का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, बॉन्ड एंगल परफेक्ट 120 हुआ करता है, और बॉन्ड लेंथ इतना ही होता है। बॉन्ड लेंथ यहाँ भी 1.43 एंगस्ट्रम, माने इतना ही हो गया। बॉन्ड लेंथ 1.43 एंगस्ट्रम करने का मतलब 143 पिकोमीटर ही हो गया, ठीक है। SO3 जो होता है ना
वह साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉर्म और लीनियर चेन वाले फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। SO3 जो होता है वो साइक्लिक में ट्राइमेरिक साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाता है लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये इस तरह का चेन के रूप में एग्जिस्ट करता है कौन, SO3। सॉलिड फेज में जब रहता है, ठंडा करते करते सॉलिड कर दे तो वो या तो साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉर्म में या इस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सिलीनियम का जो ट्राई ऑक्साइड होता है SeO3 वह टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिलीनियम का जो कौन सा वो रहता है वो एग्जिस्ट करता है क्या चीज के रूप में, टेट्रामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक चीज जानते हो बेटा, एक एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीथाइनिक एसिड। एक एसिड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीथाइनिक एसिड बोलते हैं, पॉलीथायोनिक एसिड बोलते हैं। सल्फर में सीधा सीधा ये सल्फर का चेन अंत में यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये OH ये OH इस तरह का ये दो ही यहाँ बनाए ना, ये लंबा लंबा चेन तक होता है, बीच में SN कर दे लंबा, जैसे ये यहाँ पर टोटल 4 सल्फर है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राथाइनिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, तो ये पॉलीथाइनिक एसिड तक होते रहता है, बीच में ये SN जितना लंबा चाहो उतना लंबा वो सल्फर का चेन आपस में जुड़ते चला जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, 1 से 12 तक होता है पॉलीथाइनिक एसिड में। सल्फर जो होता है बीच में टोटल सल्फर की संख्या, ये तो यहाँ 4 सल्फर है ना, टोटल सल्फर की संख्या कितनी तक हो सकती है, 12 तक होती है पॉलीथाइनिक एसिड में। तो ये हम लोग इस फैमिली के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। जानते हो बेटा, एक मॉलिक्यूल है सल्फर का, सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2, उसी तरह का होता है H2F2 और H2Br2। सुनना ध्यान से, सल्फर मोनोक्लोराइड होता है H2Cl2, इसी तरह का मॉलिक्यूल होता है H2F2 और H2 क्या चीज Br2। हाँ, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो H2O2 के जैसा ही ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो H2O2 के जैसा ही कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर इनका हुआ करता है। इतना बात समझ गए थे सभी लोग। अब हम लोग चलते हैं चर्चा करने के लिए पर्टिकुलर मेंबर के बारे में, और पर्टिकुलर मेंबर में सबसे पहले हम चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो ऑक्सीजन के बारे में। एक एक करके हम लोग चर्चा करने चलते हैं क्या चीज के बारे में। अब तो ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करने चलते हैं। ये कहीं पर लिख लेना, ये H2Cl2, H2F2, H2Br2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो H2O2 के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर बोला करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पर्टिकुलर मेंबर ऑक्सीजन के बारे में। जानते हैं बेटा, ऑक्सीजन जो है वह प्रिस्टले और शील साइंटिस्ट SCHEEL, शील, इन दोनों ने मिलकर उसके बारे में सबसे पहले बताया था कि भाई ऑक्सीजन एक चीज है, गैस है जो कि एयर में मौजूद है और इसी के कारण कंबशन हुआ करता है। एयर में 21% बाय वॉल्यूम और 23% बाय वेट, सब याद रखना, वजन के हिसाब से 23% और वॉल्यूम के हिसाब से 21% ऑक्सीजन मौजूद है। लैब में अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत ऑक्सीजन बनाना हो तो HgO या Ag2O टाइप के मेटल के ऑक्साइड को हीट करके बना लेते हैं। किनको Ag2O, ये तो वेल नोन फैक्ट है ना। इन लोगों के ऑक्साइड जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, टूट जाते हैं। मेटल में भी याद है इनके नाइट्रेट का भी एक्शन ऑफ हीट जब किए थे तो बाकी मेटल जो होता था अपने ऑक्साइड में टूटता था।
ई जो है डायरेक्ट एलिमेंट में टूट जाते थे। याद करो नाइट्रेट का एक्शन ऑफ हीट जब लिखे थे, तो इनके ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं, हीट करने पर आसानी से ऑक्सीजन देते हैं। या MnO2 Pb3O4 या बेरियम परऑक्साइड, ये MnO2 Pb3O4 या क्या बोले बेरियम परऑक्साइड BaO2, इन लोगों को भी अगर हीट किया जाए तो यह लोग भी टूटकर उधर ऑक्सीजन देते हैं। 3MnO2 को अगर हीट कर दिया जाए तो Mn3O4 प्लस ये हो जाता है O2, प्लस ये हो जाता है साथ में क्या चीज O2। उसी तरह से Pb3O4 को हीट कर देते हैं, 2Pb3O4 यहाँ हो जाता है PbO प्लस 6PbO और प्लस हो गया कितना O2। उसी तरह से बेरियम परऑक्साइड को भी हीट कर देते हैं तो उधर हो जाता है बेरियम ऑक्साइड, ये 2BaO प्लस साथ में हो जाता है क्या चीज O2। तो इनको भी हीट करके इधर हम लोग ऑक्सीजन बनाया करते हैं। ठीक है, सुनो ना, KMnO4 को अगर H2O2 से रिएक्शन करवा दो तो भी ऑक्सीजन रिलीज हुआ करता है। ये 2KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, इनको भी अगर रिएक्शन करवा दें तो ये पोटेशियम जो है K2SO4, ये Mn जो है वो MnSO4 प्लस साथ में इधर हो जाता है क्या चीज, वो ऑक्सीजन रिलीज किया करता है। बैलेंस्ड फॉर्म अगर इक्वेशन का लिखें तो 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 प्लस 5H2O2, अब उधर हो जाएगा जानते हो क्या, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O, 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस वहां हो जाता है क्या चीज, वो हो जाता है 5O2 हो जाता है, 5O2 नहीं लिखे हैं, ये 5O2 हो जाता है। ये ऐसा, ये रिएक्शन याद रखना, अगर हम लोग KMnO4 को H2O2 से रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या चीज निकला करता है, ऑक्सीजन गैस निकला करता है। हो सके तो ये रिएक्शन को याद रखना है इसको। वैसे KMnO4 के रिएक्शंस हम लिखवाएंगे, DF में KMnO4 के रिएक्शंस हम लिखवाएंगे, लेकिन बीच बीच में जहां जहां जो रिएक्शन आते जा रहा है उनको भी ध्यान में रखते चलना है। अच्छा, अब सुनना, अरे बेटा जानते हो, अगर हम लोगों को लेबोरेटरी प्रिपरेशन करना हो, वो दोनों मेटल का ऑक्साइड जो है ना वो महंगा है। सस्ते में अगर हमको लैब में ऑक्सीजन बनाना हो तो ये हम लोग बनाते हैं KClO3 या KClO4 को हीट करके, ये बनाते हैं KClO3 या KClO4 को हीट करके। जानते हो, अगर हम लोग KClO3 ले लें और इनको हीट करना शुरू करें तो यह शुरू में बदल जाता है KClO4 में प्लस KCl, 3KClO4 प्लस ये बदल जाता है KCl, और यह जो KClO4 है इसको हम लोग हीट करने लगते हैं तो KCl प्लस ये 2O2 में बदल जाता है, KCl प्लस ये 2O2 में बदल जाता है। इस रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट के तरह यूज करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद रखना, एकदम जरूर से याद रखना, यहाँ कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है कौन सा चीज, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एक बात सुनना बेटा, MnO2 जो यूज किए हैं ना, यह हम आपको एक बार पहले भी बताए थे, अगर कोई बहुत मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो उसके साथ अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला दो तो मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतने तेजी में अपना ऑक्सीजन देता है कि वो एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके साथ अगर कोक का थोड़ा सा भी पाउडर, उस दिन क्या चीज के बारे में बताए थे, NaNO3 के बारे में, फर्टिलाइजर जिस दिन पढ़ा रहे थे, बोले थे ना कि NaNO3 को थोड़ा सा चारकोल या कोक मिला दो तो एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो यहाँ ये भी चीज है, MnO2 को थोड़ा सा भी कोक अगर साथ में मिल जाए और ये हीट करते समय अगर हम उसको हीट कर दें तो फिर वहां क्या हो जाए, एक्सप्लोजन हो जाए। दिस MnO2 यूज्ड शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन। यहाँ MnO2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कार्बन से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर कार्बन वहां हुआ तो सारा रिएक्शन धरा का धरा रह जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, आप जो है एकदम व्हाइट व्हाइट दिखने लगेंगे। अच्छा,
अब थोड़ा सा ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज पर बात करना शुरू करें। अरे बेटा, ऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज पर बात करना शुरू करें तो ऑक्सीजन के बारे में एक बड़ा भारी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि यह जो होता है वो पारामैग्नेटिक होता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है कि यह नेचर में कैसा होता है, पारामैग्नेटिक होता है। जबकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कहीं भी पारामैग्नेटिक होने के लक्षण दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। पैरामैग्नेटिक होने के लक्षण दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। इसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझा पाता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अरे बेटा, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो सिग्मा 2p x वाला पहले चला आता है। तो यहाँ पर सिग्मा 2p x वाला अगर पहले आ जाए तो इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, देख तो ये यहाँ पर हो जाता है क्या चीज, सिग्मा 2p x2 और उसके बाद पाई 2p y इक्वल टू पाई 2p z। और यहाँ भी दो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और उसके बाद पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y। और दोनों को कितना कितना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो वहां दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह नेचर वाइज क्या हो जाता है। सुनो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए तो निकाल सकते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला कौन सी, n × n+2 स्क्वायर, ये फार्मूला ना, n × n+2 स्क्वायर रूट, यही तो फार्मूला होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए दिया जाए तो निकाल सकते हैं। और सुनना ये बेटा, O2 - 1 O2 - 2 इसको बोलते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड। अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और दे दें, still the ion will be paramagnetic in nature but number of unpaired electron will be only 1। ये जो सुपर ऑक्साइड होता है, ये सुपर ऑक्साइड भी नेचर में कैसा होता है, ये सुपर ऑक्साइड भी नेचर में पारामैग्नेटिक होता है। ये बात समझ रहे हो, सुपर ऑक्साइड भी नेचर में क्या हो जाएगा, और इसको कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं, पर ऑक्साइड जो होता है वह नेचर में कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ये बात भी समझ रहे हैं, सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड का ये कहानी। सुपर ऑक्साइड जो होता है ना वो कलरफुल हुआ करता है, उसमें कलर आ जाता है। और तो लोगों को बताए थे एक बार, तीन एक तो सुपर ऑक्साइड नेचर में स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम का, यही तीनों ने बताए थे। यही तीनों का सुपर ऑक्साइड स्टेबल होता है और एग्जिस्ट करता है। सुपर ऑक्साइड्स का कुछ न कुछ कलर हुआ करता है। कलर होने का कारण क्या है कि वो लोग नेचर में कैसे होते हैं, सुनना बेटा। तो ये चीज जो है, यह जो बात है, यह बात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले लोगों ने जब सुना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया हुआ था 2 साइंटिस्टों के द्वारा, पॉलिंग और स्लेटर। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया हुआ था किनके द्वारा, पॉलिंग और स्लेटर। तो पॉलिंग साहब ने उसके स्ट्रक्चर में कुछ सुधार किया, कहा कि नहीं, इसके स्ट्रक्चर को ये नहीं अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। उन्होंने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना शुरू कर दिया। अब ये क्या वाला है, तो ये है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2C3E बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है इसका क्या नाम बोला गया है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड बोला गया है। बात समझ गए ना, इसमें इतना जद्दोजहद की क्या जरूरत है, भावनाएं तो पहुंच गई ना आप लोगों तक। तो यहाँ पर 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है, खत्म बात है। इसमें आप लोग एकदम मुताबिक जुड़े जा रहे थे। तो ये हमको कहना था क्या चीज के बारे में, तो ऑक्सीजन के बारे में। एक बात सुनना बेटा, ओजोन जो होता है ना,